नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, राइट। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ही बहुत कम वक्त बचा हुआ है। आज ही का पूरा पूरा दिन बचा हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए ओम का नियम लिखिए। इस तरह से इसके क्वेश्चन करके आते हैं, वैसे कोई ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आ गया और वो 5 नंबर का हुआ। जैसे ये देखिए पार्ट वाइज में डिवाइड रहेगा। ओम का नियम 2 नंबर का हो गया, उसके बाद यहाँ से ये 3 नंबर का हो गया, मिला करके 5 नंबर हुआ। ओम का नियम लिखना है तो स्पष्ट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। निम्न चित्र में दर्शाया परपथ के आधार पर निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ये एक सर्किट दिखाई गई है। इस सर्किट के हिसाब से आपको जो है यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान निकालना है, आई निकालना है। और प्रत्येक प्रतिरोध में मतलब कि यहाँ पे ये जो है I1, ये I2 और यहाँ पर ये वाली I3, ये तीनों कैलकुलेट करने हैं। अब उसके बाद कह रहा है परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध। अब ओम का नियम सबसे पहले आंसर में लिखेंगे। देखिए यदि किसी परिपथ का ताप ना बदले, बिल्कुल ध्यान रखना, इस यहाँ पे इतना सेंटेंस इतना लिखना बहुत जरूरी है। यदि किसी परिपथ का ताप ना बदले तो उस परिस्थिति में यहाँ के की जगह में लिख लेना। उस परिस्थिति में सिरों के बीच विभवांतर उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये हमको इक्वेशंस भी लिख देने। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये इक्वेशन लिख देना है। अब उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। अब यहाँ पे ये अगर सर्किट को देखते हो तो देखते हो कि 3 जो रेजिस्टेंस है, इसको मान लीजिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। चूंकि धारा यहाँ पर I बह रही है, I इस तरह से जाती है और यहाँ पर जा करके इसके पास 3 रास्ते मिल जाते हैं, 1, 2 और 3। तो I1, I2, I3 ये 3 रूपों में धारा बट जाती है और फिर यहाँ पर निकल करके ये I हो जाती है। मीन्स कि I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों जुड़ जाती हैं और फिर फाइनली I ये आकर के इधर जाती है। तो हमको निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान। सबसे पहले I1 निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर से हम लोग क्या करेंगे, I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ से हमको I1 अगर निकालना है पहले रेजिस्टेंस में प्रवाहित धारा, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए विभवांतर कितना है, V, ये आपका है 12 वोल्ट। अच्छा, अब R1, R2, R3 भी पता है, तो क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू V अपॉन R1 बराबर V कितना है हमारा 12 ही वोल्ट है और R1 कितना है 5, तो 12/5 आ गया। इसको चाहे भाग दे करके आप लगा भी सकते हो, 5 से इसको, 5 दूनी 10, 2 पॉइंट और ये 2.4 एम्पियर, ये हो गया I1। इसी तरह से I2 निकाल लेंगे। I2 निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे V/R2 और इक्वल टू हो जाएगा 12। अब भाग लगाएंगे किससे, R2, राइट। R2 हमारा कितना है 10, तो ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर, राइट। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हमको I3 की कैलकुलेशन करनी है, तो V/R3 एंड इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12/30, राइट। अब 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो इस तरह से जब आप तीनों को जोड़ते हो, आई टोटल धारा कितनी जा रही है, टोटल धारा आपके पास यहाँ पे अगर निकालना है प्रवाहित कुल धारा का मान, तो ये इसका सेकंड वाला बी वाले का पार्ट का आंसर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये टोटल धारा बी वाले में लिखेंगे I इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, पहले में क्या आंसर आया है 2.4, 1.2, 2.4 एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर, सबको जोड़ देते हैं तो I इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2, 1, 3 और 4, 4, 8, 2, 10, यानी कि ये हो जाएगा 4 एम्पियर। टोटल आंसर ये आपका इसका टोटल धारा आ गई। अब इसी तरह से तीसरा क्या है, परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध। अब चूंकि ये जो आपके पास है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, ये किसमें जुड़े हुए, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं C यहाँ पे, कि टोटल रेजिस्टेंस R है, तो 1/R इक्वल टू फार्मूला क्या बनता है, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। अब यहाँ पर जैसे ही इनको आप कैलकुलेट करते हो तो 1/R इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, राइट। अब इनका जो एलसीएम है वो हमको एलसीएम को लिख देना है। एलसीएम इनका क्या मिल जाएगा, 1/R इक्वल टू एलसीएम लिख लेना है, कितना बनेगा 30। तो 5 से ये 6 बार में, 10 से ये 3 बार में, 30 से ये 1 बार में, तो कितना हो जाएगा 3, 1, 4, 6, 4, 10 और बटे में 3, यानी कि 1/3। तो यहाँ से आपको R का मान कितना मिल जाता है,
3 ओम, राइट। अब यहाँ पे चूंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, जो तुल्य रेजिस्टेंस है वो आपका 3 ओम आ गया, और चूंकि ये समांतर क्रम में सभी के सभी जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जब भी ये रेजिस्टेंसेस जुड़ते हैं तो इनका जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो इन तीनों रेजिस्टेंसेस से कम होता है। तो 3 ओम आया है पक्का, 5 ओम से, 10 ओम से, 30 ओम से, तीनों से कम है, राइट। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है पूरी सर्किट का, तो इसका मतलब सर्किट में धारा बढ़ जाती है, धारा का मान बढ़ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओम का नियम लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए, राइट। तो ओम का नियम ऊपर में ही लिखा हुआ, किसी परिपथ, यदि किसी परिपथ का ताप ना बदले तो उस परिपथ यहाँ पे के ही लिखना पड़ेगा बच्चों, के सही है, राइट। उस परिपथ के सिरों के बीच, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रम, ऊपर में ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग जो यहाँ पे लिखे थे के, उस के को भी हमको में ही लिखना पड़ेगा, में लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो है इसको भी हमको के ही रहना है, उस परिपथ के सिरों के बीच, राइट। सही लिखा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, ये प्रायोगिक सत्यापन हेडिंग डालेंगे तो क्या लिखेंगे, चित्र में दर्शाए अनुसार एक बैटरी, स्विच, वोल्टमीटर V, अमीटर A और एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध एक दूसरे को श्रेणी क्रम में दर्शाए गए चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। अब फिगर कहाँ पे है, तो बच्चों फिगर यहाँ नीचे दिया हुआ है, बनाए हुए हैं, दोनों फिगर बनाना है। अब सबसे पहले स्विच को दबाकर ऑन करते हैं, जिससे परिपथ में बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है। अमीटर से धारा का मान था, वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। आप फिगर पहले बना लीजिएगा, राइट। परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाकर प्रयोग को बार बार दोहराते हैं। परिवर्तनशील प्रतिरोध मतलब कि एक जैसे स्विच जैसा रहता है रेजिस्टेंस, जिसको हम खूंटी को बदल करके, घुमा करके उसके रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इतना वाला, ये हाफ पार्ट ये वाला, इसको आपको सबसे पहले बना लेना है, ऊपर में सबसे टॉप पे, यानी आंसर का स्टार्ट करते वक्त इसको पहले बना लेना है, और इसको सबसे लास्ट में बनाना है, राइट। यानी कि जब आप इस थियरी को लिख लेंगे, अलग अलग स्थितियों में अमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं और उसे नोट करते हैं। प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान दोगुना होने पर धारा का मान भी दोगुना हो जाता है, जबकि विभवांतर का मान आधा होने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। अब विभवांतर को यहाँ पे लिख लेना है x अक्ष पर, राइट, तथा धारा को y अक्ष पर रख कर एक ग्राफ खींचते हैं, तो यह ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित होता है, जो ओम के नियम को प्रमाणित करता है। तो इस तरह से हमको करना है इसका आंसर। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ये बताना है। समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों R1 R2 R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, यानी कि वो एक्सप्रेशन। अब देखिए क्या है बताना, पहले इसका सटीक आंसर कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ परिपथ के एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान रहता है बच्चों। अब यहाँ पे ये तो हो गया इतने का आंसर पहले वाले का। अब बाकी का अब हम लोग डेरिवेशन करने चल रहे हैं। चित्र में ये 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तब ओम के नियम से I1 जो धारा है हम लोग I1 निकालेंगे, I1 I2 I3 जो दी हुई है, तो I1 बराबर V/R1, I2 V/R2 तथा I3 बराबर V/R3 हो जाएगा। अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा यहाँ बाहर निकलेगी, तो I1 I2 I3 ये जुड़ जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 अभी ऊपर में बताया था। तो यहाँ से हम लोग I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये इस तरह से मिल जाएगा I इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, और या फिर इसमें से हम V कॉमन ले लेते हैं तो ये इक्वेशन मिल जाता है। और यहाँ से इसको इधर लेकर के जाएंगे तो I/V हो जाएगा, और ये मिल जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, अब इसको I/V को हम लोग 1/R लिख सकते हैं, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। लेकिन हमको क्या चाहिए, I/V चाहिए,
तो यहाँ पे हम अगर I इक्वल टू क्या लिख देंगे, V बाई आर हो जाएगा। तो I बाई V को नीचे लाइए, I बाई V इक्वल टू 1 बाई आर मिल जाएगा। तो I बाई V की जगह पे हम लोग 1 बाई आर लिख देंगे। तो इस तरह से हमको ये वो एक्सप्रेशन यानी वो व्यंजक मिल जाएगा जहां R समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है। तो ये पूरा इसका आंसर हो गया बच्चों। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट जो होती है वो कब होती है? भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो लघुपथन शॉर्ट सर्किट क्या होता है? कभी कभी खराब तथा क्षतिग्रस्त होने पर विद्युन्मय यानी कि जो लाइव वायर है और उदासीन तार न्यूट्रल वायर आपस में बिना किसी प्रतिरोध के संपर्क में आ जाते हैं और परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिससे उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे लघुपथन कहते हैं बच्चों। और इससे परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं तथा लघुपथन के स्थान पर चिंगारी उत्पन्न होने से आग भी लग सकती है। लेकिन बच्चों आपको बता दें कि उम्मीद करता हूं कि इसी 6 क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही रिसर्च करके क्वेश्चन को आपके साथ पेश कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हिंदी का वीडियो तो काफ़ी आपने देखा ही होगा और रिजल्ट भी आपके सामने है। भूसंपर्क का तार का कार्य आपको बताना है, राइट। भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? तो इसी तरह से एकदम फैक्ट टू फैक्ट आपको आंसर भी करना है। किसी विद्युत उपकरण के धात्विक भाग को तार की मदद से पृथ्वी के संपर्क करने वाले तार को भूसंपर्क तार कहते हैं। यह तार सुरक्षा यंत्र के रूप में विद्युत परिपथ में उपयोग में लाया जाता है। अब आगे का आंसर देंगे, धातु आवरण वाले विद्युत साधित्रों को संपर्कित करना क्यों जरूरी है? तो यदि किसी भी प्रकार से उपकरण में विद्युत धारा आ जाती है तो यह पृथ्वी के स्थानांतरित हो जाती है, जिससे फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप किसी दुर्घटना से फलस्वरूप कोई दुर्घटना होने से बच जाती है। तो ये जो है इसलिए आवश्यक है, इसका आंसर हो गया, राइट। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इतने का आंसर बताइए। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, राइट। इसका आंसर बताना है। तो आंसर लिखेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है? विद्युत चुंबकीय धारावाही चालक में किसी विद्युत धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब प्रयोग करेंगे। प्रयोग के लिए हम लोगों को एक फिगर की भी जरूरत पड़ने वाली है। वो फिगर ये रहा, इसको बना लीजिएगा, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, इस तरह से बना लीजिएगा। ये पिक्चर है, आपने किताब में भी देखा होगा, एनसीईआरटी वाली बुक में। फिलहाल पॉइंट वाइज करके लिख देते हैं ताकि इजी हो। एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक अमीटर, एक स्विच तथा एक लंबा मोटा सीधा तांबे का तार लिया। और दूसरे में लिख रहे हैं एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के अभिलंबवत इस मोटे तार को प्रविष्ट कराया और यह सावधानी रखी कि कार्डबोर्ड में तार स्थिर रहे, ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। और ये हम लोग फिगर बना लिए हैं। और सी में लिखते हैं, अब चित्र में दर्शाए अनुसार तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर श्रेणी क्रम में बैटरी, अमीटर, प्रतिवर्ती प्रतिरोध तथा स्विच के साथ संयोजित कर दिया। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लौह चूर्ण एक समान रूप से फैला दिए और अब प्रतिवर्ती प्रतिरोध को एक नियत स्थिति पर रखा और अमीटर में धारा का पाठ्यांक यानी कि रीडिंग है उसको नोट किया। इसके बाद स्विच को ऑन किया और कार्डबोर्ड को हल्के से 2-3 बार थपथपाया हाथों से। तत्पश्चात उसके बाद लौह चूर्ण के पैटर्न का प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन किया। तो आप जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे हो, सर्कुलर पाथ में हो जाता है और पाया कि लौह चूर्ण संरेखित होकर तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि जब भी आप किसी धारावाही सीधे धारावाही चालक के तार में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न होता है वो कैसा होता है? तो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। ये वृत्ताकार पैटर्न ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाते हैं। दिक्सूचक की सहायता से हम पाते हैं कि जब तार में विद्युत धारा का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है तब चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणावर्त दिशा में प्रदर्शित होता है और जब धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र वामावर्त दिशा में प्रदर्शित होता है, राइट। और इसकी डायरेक्शन को हम लोग लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल नहीं, लेफ्ट हैंड थंब रूल, बाएं हाथ का अंगूठे का नियम, लेफ्ट हैंड थंब रूल, जिसको हम लोग एक और मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। 2 अलग अलग नियम है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल या फिर हम लेफ्ट हैंड थंब रूल से भी जो है इसके सॉरी डियर, यहाँ उल्टा बोल गए हम, बाएं नहीं, यहाँ दाहिने हाथ का राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल
तो उससे हम लोग इसकी डायरेक्शन को पता करते हैं, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाले रास्ते को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को हमको लिखना है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये फिगर बना लेना है आपको धीरे से, और उसके बाद इसके गुण लिख देने हैं, 3 गुण मतलब 3 नंबर के। अब यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र के, देखिए पहला गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। चुंबक के बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती हैं, जबकि चुंबक के भीतर ये रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर पहुंचती हैं। ये सिर्फ इतना ही आपको 3 नंबर में पूछता है। चुंबक के ध्रुव के पास क्षेत्र रेखाएं बहुत निकट निकट होती हैं, जबकि बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं। और तीसरा, 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अब हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखेंगे। तो ये फिगर बना लीजिएगा धीरे से। जो अंगूठा होता है वो हमारा फोर्स को दिखाता है, लगने वाले बल को। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहती है और मध्यमा धारा की दिशा में रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे मध्यिका नहीं, मध्यमा या मध्यिका ही लिख दीजिए, तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं, तो तर्जनी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र बी, मध्यिका जो है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई, ये विद्युत धारा आई की दिशा को दर्शाता है। तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल F की दिशा को व्यक्त करता है। ये इसका रूल है। तो आप इसको याद करिएंगे और ध्यान में रखेंगे। आई होप कि बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। इसी उम्मीद के साथ में ये वीडियो आपके साथ में हमने शेयर किया। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।